आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का अध्याय 5 कृपाराम खिड़िया इसका अध्ययन करेंगे। कवि कृपाराम खिड़िया ने कुछ जो शॉर्ट लिखे हैं, राजियारा शॉर्टा नाम से ये अध्याय लिखा है, जिसमें 15 शॉर्ट रचे हैं। तो सर्वप्रथम कवि का संक्षिप्त परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया खिड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनका जन्म खराड़ी ग्राम, जो वर्तमान में पाली जिले के अंतर्गत है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जगराम जी, जो राव राजा देवी सिंह तथा उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के राज दरबारियों में से थे। सीकर के नरेश देवी सिंह व उनका पुत्र लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कृपाराम खिड़िया की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर के और महाराजपुरा तथा लक्ष्मणपुरा की जागीरें उनको दान में भी दी थी। कृपाराम का रचना काल जो है विक्रमी संवत 1864 के आसपास माना जाता है। अब है इनकी प्रमुख कृतियां। कृपाराम ने जो रचनाएं लिखी है उसमें राजियारा शॉर्टा नामक एक महाकाव्य है, एक काव्य है, और इस काव्य में लगभग इन्होंने 140 शॉर्टों की रचना की है। एक नाटक लिखा है चालक नेसी ये नामक नाटक तथा अलंकार ग्रंथ इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए राजिया शॉर्ट है जो लिखे, वो लोक प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार इनका ये संक्षिप्त परिचय। इन्होंने इस अध्याय में राजियारा शॉर्टा यानी राजिया को संबोधित करते हुए क्यों लिखा? इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था राजा राम, और प्यार से उसे राजिया कहकर के ये पुकारते थे। तो राजा राम उनका प्रमुख शिष्य था और इनके कोई संतान नहीं थी राजा राम के। तब एक बार राजा राम बड़े चिंतित हुए और काफी मायूस लग रहे थे, और ये सोच रहे थे कि इस दुनिया में जब मैं चला जाऊंगा तो मेरा कोई वंशज ही नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा नाम इस दुनिया में कैसे रहेगा। ये सोच करके वो अत्यंत चिंतित थे। एक दिन कृपाराम जी ने राजिया से पूछा कि आज बड़े मायूस हो, क्या बात है? तब राजिया ने कहा, गुरुदेव आप तो प्रकांड विद्वान हैं और आपको तो अपनी रचनाओं के कारण भी ये संसार याद रखेगा, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ और न मेरे कोई संतान है, मेरे जाने के बाद मुझे कौन याद रखेगा? तब उसकी चिंता को दूर करते हुए कृपाराम खिड़िया ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपने जो भी काव्य लिखूंगा वो आपको यानी तुम्हें संबोधित करते हुए लिखूंगा, तेरा भी उसमें नाम रहेगा, और जब तक मेरे काव्य को इस दुनिया के लोग पढ़ेंगे तब तक तुम्हें भी याद करेंगे। और यही कारण था कि कृपाराम खिड़िया ने अपने समस्त शॉर्ट हैं वो राजिया को संबोधित करते हुए लिखे थे, और नाम भी यही रखा, राजियारा शॉर्टा। अब है शॉर्टा होता क्या है? सर्वप्रथम हम इस बारे में विचार करते हैं कि शॉर्टा क्या है, उसके बाद ये अध्याय शुरू करेंगे। तो शॉर्टा एक प्रकार का एक छंद होता है। शॉर्टा एक छंद है। हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र में छंद होता है, यानी कि ऐसी रचना जो यति, गति, लय, ताल, तुक इत्यादि से प्रबद्ध हो तो वो छंद कहलाती है। और छंद कई प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से 2 भाग है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर इनके 3 उपभेद हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ऐसे ही वर्णिक के 3 भेद हैं, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। तो मुख्य रूप से 2 भेद और उसके उपभेद 3 और। तो शॉर्टा, अब छंदों के कई उदाहरण, कई प्रकार के छंद होते हैं, जैसे दोहा, शॉर्टा, उल्लाला, छपे, चौपाई, चौपई,
ऐसे ही मन हरण कवित्व, द्रुत विलंबित छंद, इस प्रकार कई छंद हैं। उसमें से एक है सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में। तो सोरठा छंद की प्रमुख विशेषता है कि ये एक छंदों का प्रकार है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं इस प्रकार से, जैसे ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो इस प्रकार इसमें ये 4 चरण होते हैं। दूसरी विशेषता है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। मात्रिक के अंतर्गत आता है और उसमें भी अर्ध सम में। और इसकी विशेषता होती है कि इसमें प्रथम व तृतीय यानी पहले और तीसरे चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 होती है, तथा दूसरे व चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है और कुल मात्राओं की संख्या 24 और 24 कुल 48 होती है। और अंतिम विशेषता है कि इसमें पहले चरण यानी ये चरण यहां से यहां तक जहां यति आती है, पहले चरण और तीसरे चरण के बाद में यति आती है, अर्थात 11-11 मात्राओं के बाद में यति आती है। और पहले और तीसरे चरण का अंतिम वर्ण है उसका तुक मिलता है। तुक भी पहले और तीसरे का ही मिलता है, तो उसे सोरठा छंद कहते हैं। और सोरठा छंद दोहे छंद का ठीक विपरीत होता है, यह उसका उल्टा होता है। अब जैसे आपको उदाहरण से समझ में आएगा, यह उदाहरण है, जैसे एक सोरठा लिखा है कि गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले, उन नगरी बीच नाम रोही आछी राजिया। अब इसमें मात्राओं की संख्या गिनते हैं, तो देखिए जहां ए, ई, उ और ई, ये जो री, ये ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर जहां भी आते हैं उसकी मात्रा का हम चिन्ह रखते हैं टी। और जो जितने भी दीर्घ स्वर आते हैं उनकी मात्राएं उसका चिन्ह रखते हैं एस। और गिनती करते समय टी बराबर हमें 1 गिनना है और एस बराबर हमें 2 गिनना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनकी मात्राओं की गिनती करेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए इसमें ध्यान कीजिए, गे के ऊ की मात्रा है तो ऊ छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर टी यानी ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व है और इसमें भी ह्रस्व। इस प्रकार से इसमें भी ह्रस्व, इसमें भी ह्रस्व। अब यहाँ पर गा शब्द आया है, गांव, तो ये दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ मात्रा है, तो यहाँ पर एस लगाएंगे और यहाँ पर टी यानी ह्रस्व। इसमें ह्रस्व स्वर है, इसमें दीर्घ स्वर होने के कारण एस, इसमें ह्रस्व स्वर है, इसमें दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है और इसमें भी दीर्घ है, यहाँ ह्रस्व है और यहाँ दीर्घ है। और यहाँ पर कोमा आई है यानी अल्प विराम जो आया है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक एक चरण पूरा हुआ है, यहां से यहां तक द्वितीय चरण, यह तृतीय चरण, यह चतुर्थ, यह चौथा चरण। अब इस चरण में यहां तक की मात्राएं गिननी है, इस चरण की यहां तक की मात्राएं गिननी है। ऐसे इसमें लगा लेते हैं, इसमें ह्रस्व, इसमें भी ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व और यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर ह्रस्व और यहाँ पर ह्रस्व, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व है, यहाँ पर दीर्घ और दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ स्वर है, यहाँ दीर्घ स्वर है, यहाँ दीर्घ है और यहाँ पर ह्रस्व है और यहाँ दीर्घ स्वर है और यहाँ बीच में यति है। तो अब हम इनकी मात्राओं की गिनती करते हैं। यहां देखो मैंने बताया टी बराबर 1 गिनना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एस बराबर 2 गिनने, तो 8, 2, 10 और 1, 11। यहाँ कोमा आ गई, तो यहां तक मात्राओं की संख्या हो गई 11 प्रथम चरण में। द्वितीय चरण जो है इसमें 1, 2 और 1, 3, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 1, 11, 11 और 2, 13। तो दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या हो गई 13। इसी प्रकार से तीसरा जो चरण है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 11। इसमें मात्राओं की संख्या 11 हो गई और इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। इसमें मात्राओं की संख्या 13 हो गई। तो जिसमें प्रथम चरण में
और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। बिल्कुल मिल रहा है। और कुल मात्राओं की संख्या इधर दोनों चरणों की 24 और 24 कुल 48 मात्राएं होती है। अब इसमें यहां पर यति आती है, 11 के बाद में यति, इसमें भी 11 के बाद में यति, साथ ही तुक मिलता है। जैसे यहां पर गांव और यहां पर नाम आया नाव, तो गांव व अंतिम हस्व और इसमें भी हस्व, तो इस प्रकार से ये तुक मिलती है। तो इतनी विशेषताएं जिसमें हो तो उसे हम सोरठा छंद कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ी है कि सोरठा की विशेषताएं, कि सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा क्या होता है। तो कल हम इसमें अगले अध्याय में अध्याय के रूप में, पाठ के रूप में पढ़ेंगे राजिया के सोरठे वो पूरे। आज आपको गृह कार्य जो करना है, तो गृह कार्य में आपको लिखना है, एक तो कवि कृपाराम खिड़िया का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। दूसरा सवाल गृह कार्य के रूप में आपको करना है कि सोरठा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।